हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम तो आप सभी को मालूम ही होगा। जी हाँ, गवर्नमेंट गुरुजी, जिसमें हम सभी सरकारी कर्मचारियों को भारत सरकार के द्वारा जारी नीति, निर्देश एवं नियमों के बारे में जानकारी देते हैं, जिसका सीधा सरोकार आपके हित में है। और ऐसी जानकारी दोस्तों हम एकदम बिल्कुल सरलतम तरीके से, एकदम सामान्य तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे आप उसका समय पर लाभ ले सकें। तो दोस्तों, ऐसी जानकारियों से जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल मैंने नीचे दी हुई है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मित्रों, आज का जो विषय है इसका सीधा संबंध आपके बच्चों से है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप इस सुविधा के बारे में, सरकार के द्वारा दी गई जो ये भत्ता है, इसके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकेंगे। तो चलिए बात करते हैं। आज का जो विषय है वो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के ऊपर। दोस्तों, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मतलब संतान शिक्षा भत्ता एवं हॉस्टल सब्सिडी मतलब छात्रावास परिदान। इस सुविधा का प्रारंभ भारत सरकार के द्वारा 7वें वेतन आयोग जो 2017 में लागू हुआ था, जिनकी सिफारिशें, तो उसके आधार पर सभी सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए नियम तैयार किया गया है। तो क्या है नियम? चलिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि किसी भी केंद्रीय कर्मचारी के संबंध में जो भी नियम, गाइडलाइंस, ऑफिस मेमोरेंडम इत्यादि जो इशू किए जाते हैं, जो जारी किए जाते हैं, उनका निर्माण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि DOPT के द्वारा किया जाता है। और जो कार्मिक लोक प्रशिक्षण शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। और इस मंत्रालय की सीधी जिम्मेदारी हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी की है, मतलब कि उनके दिशा निर्देशों के अनुरूप ही सभी प्रकार के नियम और पॉलिसियां, नीतियां सरकारी कर्मचारी के लिए जारी की जाती है। जैसा कि पिछले आपने देखा होगा, जिसमें 58 साल और SR 56J मतलब मौलिक नियम के विषय में भी कई गाइडलाइंस जारी की गई थी, वो भी सीधा प्रधानमंत्री के निर्देश पर ही जारी की गई थी। तो चलिए चलते हैं विषय की ओर। तो जो ये अलाउंस लागू किया गया है केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए, इसको सरकार के द्वारा 16/8/2017 में एक अधिसूचना जारी कर दिया गया था। और उसमें कई सारी स्पष्टीकरण विभागों के द्वारा मांगा गया था, जिसको दूर करते हुए DOPT ने पुनः एक कंसोलिडेट यानी समेकित गाइडलाइंस जारी किया दिनांक 17/7/2018 को, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसका हिंदी वर्जन, उसका अंग्रेजी वर्जन एवं उससे संबंधित जो फॉर्म, यानी कि किसी सरकारी कर्मचारी को यदि CA का, हॉस्टल सब्सिडी का लाभ लेना है तो वो किस फॉर्मों में, किस किस परफॉर्मा में क्या दस्तावेज अपने कार्यालय में जमा करे कि उसको सरलता से इसका लाभ मिल सके, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो खत्म होने के बाद आप वहां से सभी फॉर्मों को, सभी पत्रों को लोड कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। तो सरकार ने जो 17/7/2018 को समेकित अधिसूचना जारी की है, उसमें सभी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी के नियमों को एकदम सरलता से बनाते हुए पुरानी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। जैसे कि पुरानी प्रक्रिया में आपको बच्चे के लिए यूनिफॉर्म का बिल, पुस्तकों का बिल, ट्यूशन फीस इत्यादि और कई भारी भरकम कागजों को जमा करना पड़ता था, जिनको सिमट कर सरकार ने मात्र एक ही परफॉर्मे में शामिल कर दिया। और अब आपको CA और हॉस्टल सब्सिडी लेने के लिए मात्र एक परफॉर्मा की, जो कि आपके संबंधित जो विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय है, वहाँ का जो प्रभारी है, वहाँ के जो सक्षम अधिकारी हैं, उनसे साइन करा करके आपके कार्यालय में देना है और बस आपको CA और हॉस्टल सब्सिडी का लाभ
तुरंत आपके सीधे खाते में सरकार के द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। मित्रों, इस वीडियो को देखते देखते आपके सामने जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबाना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो सबसे पहले और समय पर आपको मिल सके। चलिए अब बात करते हैं पात्रता की। किसी भी भत्ते को, किसी भी अलाउंस को लेने के लिए पात्रता का होना बहुत जरूरी है, और जिसके संबंध में सरकार ने इसमें ज़्यादा पात्रताओं का समीकरण नहीं किया है। आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए नज़र डालते हैं। सबसे पहली पात्रता, संतान शिक्षा भत्ता छात्रावास परिदान की प्रतिपूर्ति किसी भी सरकारी कर्मचारी के प्रथम 2 संतानों को की जा सकती है। मतलब कि यह जो अलाउंस है, जो सीए अलाउंस है, वो केवल आपके 2 संतानों को ही दिया जाएगा। परंतु इसमें भी एक कंडीशन है। वह कंडीशन इस प्रकार है कि जैसे मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी का पहला बच्चा जुड़वा होता है और उसको जो अगला बच्चा होगा उसको सीए का जो फायदा है वो नहीं मिलेगा, और यदि किसी सरकारी कर्मचारी का पहला बच्चा सिंगल होता है और दूसरा बच्चा जुड़वा हो जाता है, अर्थात 3 संतानें हो जाती हैं, तो उस स्थिति में तीनों संतानें सीए के लिए पात्र हैं। दूसरी पात्रता पर नजर डालते हैं। परंतु यदि एक संतान एवं दूसरी संतान जुड़वा होती है तो ऐसी स्थिति में तीनों संतानों के लिए भत्ते के लिए पात्र है, ये मैंने आपको बता दिया। अंतिम पात्रता, यदि दोनों जीवन साथी, मतलब कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी की पति और पत्नी दोनों ही सरकारी नौकरी में है, सरकारी सेवा में है, तो ऐसी स्थिति में दोनों में से कोई एक सरकारी कर्मचारी ही इस भत्ते का लाभ ले सकते हैं। यदि किसी सरकारी कर्मचारी का निधन उसकी सेवा के दौरान हो जाए तो इस भत्ते का लाभ कैसे लिया जाए दोस्तों, तो चलिए नजर डालते हैं। यदि किसी सरकारी कर्मचारी का निधन सेवा में रहते हुए हो जाता है तो उसके संतानों को स्वीकार्य छात्रा परिदान एवं संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति देय होगी। तो ये तो हमें पता चल गया कि उनको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी एक नियम है। यद्यपि दिवंगत व्यक्ति की पति पत्नी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्त संस्था निकाय, सार्वजनिक उपक्रम, अर्धशासी निकाय अथवा अन्य किसी सरकारी परियोजना में परियोजित ना हो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें भी एक नियम है। तो इसको सिंपल और आसान भाषा में कहें तो यदि मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है और उसकी मृत्यु हो जाती है सेवा में कर्तव्य के दौरान, तो उसकी पत्नी को अधिकार है कि वह अपने बच्चों के लिए सीए और हॉस्टल सब्सिडी के लिए ले सकती है। तो वो कैसे लेगी? तो दोस्तों, उसको सबसे पहले सीए और हॉस्टल सब्सिडी के लिए फॉर्म भर करके ऐसा कार्यालय जहां पर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हुई है, जहां पर वो आखिरी बार कार्यरत था, उस कार्यालय में सभी फॉर्मों को शिक्षण सत्र समाप्ति के बाद जमा करना होगा, और जिसके बाद लाभ वाली जो राशि है वो उसके खाते में सीधा डाल दी जाएगी। परंतु यहाँ नियम यह है कि अगर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत यदि उसकी पत्नी किसी भी सरकारी नौकरी में, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, चाहे वो राज्य सरकार की हो, चाहे वो नगर निगम की हो, चाहे वो किसी पीएसयू के अंदर बैंक में हो, या अन्य किसी ऐसी नौकरी में लग जाती है जिसमें सरकार द्वारा सुविधा दी जा रही है, तो उसको सीए और सब्सिडी नहीं मिलेगी। मित्रों, अगला नियम यह कहता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को छात्रावास परिदान एवं संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति तभी की जा सकती है जब वह कर्तव्य पर हो। तो क्या सवाल आता है कि अब निलंबन पर और या कोई ऐसी अवकाश जिसमें सरकारी कर्मचारी चला गया है लंबे समय के लिए, तो क्या उसको यह भत्ता मिलेगा? तो इसका सवाल है हाँ, लेकिन उस पर एक कंडीशन है कि वह जो अवधि है जिसमें सरकारी कर्मचारी अवकाश पर या फिर निलंबन पर रहा है, उसको अकार्य दिवस यानी कि डाइज नॉन के रूप में ना माना गया हो। अगर डाइज नॉन माना गया है तो सरकारी कर्मचारी को यह भत्ता देय नहीं होगा। और अगला जो नियम है उसमें यदि मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी का लड़का 11वीं में है और वह सेवानिवृत्त हो जाता है, कार्य मुक्त कर दिया जाता है, या उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, या किसी कारणवश उसका निष्कासन
सेवा से कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में जो सरकारी कर्मचारी होगा वह जिस शिक्षण सत्र में कर्तव्य पर तैनात है, कर्तव्य पर उपलब्ध है, उसी शिक्षण सत्र के अंत में सरकारी कर्मचारी को सीए के फॉर्म के साथ सभी संबंधित दस्तावेज उसके अंतिम कार्यालय में जहां से उसको निष्कासित किया गया वहां जमा करना होगा, तभी उसको सीए और हॉस्टल सब्सिडी का लाभ मिल पाएगा। दोस्तों, तो कैसी लगी जानकारी आपको? तो इसी प्रकार इस भत्ते के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में करें ताकि उन तक भी यह जानकारी जल्दी से जल्दी पहुंच सके। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सीए की राशि कितनी दी जाएगी, हॉस्टल सब्सिडी का क्या अमाउंट है? तो चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीए के बारे में। तो जो सीए की प्रतिपूर्ति है वो सरकारी कर्मचारी को 2250 रुपये प्रतिमाह तय रखी गई है, जो कि एक संतान के लिए है। अर्थात जो ये राशि है वो कुल शैक्षणिक क्षेत्र में 2250 गुणे 12 माह बराबर 27,000 रुपये आपको साल में दी जाएगी। यह राशि आपको एक शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के पश्चात दी जाएगी। और अब आगे बात करते हैं छात्रावास प्रदान की तरफ, अर्थात हॉस्टल सब्सिडी। तो दोस्तों, हॉस्टल सब्सिडी की राशि सरकार के द्वारा 6,750 रुपये प्रति माह तय की गई है। भले ही सरकारी कर्मचारी ने वास्तविक रूप से इससे ज़्यादा ही क्यों न व्यय किया हो। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर मान लीजिए मेरा लड़का किसी हॉस्टल में रहता है और वह 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये खर्चा कर रहा है, और तो मुझे क्या इसके ज़्यादा अमाउंट मिलेगा? तो नहीं, आपको 6,750 रुपये के हिसाब से 12 माह यानी कि एक शैक्षणिक सत्र का अमाउंट 81,000 रुपये सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और दोस्तों, ये दोनों ही जो भत्ते हैं उनका जो भुगतान होगा वो आपको आपके पदस्थापना वाले कार्यालय से ही किया जाएगा। मतलब कि वर्तमान में आप जिस कार्यालय के अधीन काम कर रहे हैं, जहां पोस्टेड है, जहां आप कर्तव्य में तैनात हैं, उसके द्वारा दिया जाएगा। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यह राशि दिव्यांग संतान की श्रेणी में भिन्न हो सकती है। मतलब अगर किसी सरकारी कर्मचारी का कोई पुत्र या संतान दिव्यांग श्रेणी में आता है तो उसके लिए यह राशि अलग हो सकती है। इसके बारे में हम अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य है आयु सीमा का। तो क्या हमें पता है कि हमारे बच्चे की आयु जब 12 साल की होगी तब हमें मिलेगा, कि 6 साल में मिलेगा, कि 1 साल में मिलेगा? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जो सीए के लिए अधिकतम आयु सीमा रखी गई है वो 20 वर्ष है। मतलब कि अगर आपका लड़का या लड़की, पुत्र या पुत्री या संतान 20 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो आप उस कंडीशन में सीए के लिए पात्र नहीं है। या फिर अगर आपका पुत्र 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेता है, मतलब अगर दूसरे शब्दों में कहें तो यदि उसकी आयु 20 वर्ष हो जाती है या फिर वह 12वीं कक्षा पास कर लेता है, जो भी पहले होगा कि न्यूनतम तक रहेगी, मतलब उससे नीचे ही आप सीए का क्लेम अपने सरकारी कार्यालय से ले सकते हैं। और हॉस्टल सब्सिडी के बारे में बात करें तो छात्रावास परिदान कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की श्रेणी के लिए ही लागू होगा, जिसमें कनिष्ठ महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और राज्य सरकारियों के द्वारा केंद्र के बोर्ड से परीक्षाएं शामिल होगी। इसका अर्थ है कि जिस सरकारी कर्मचारी का पुत्र पहली कक्षा में है तो पहली कक्षा से 2 कक्षा पूर्व, मतलब कि एलकेजी और यूकेजी, जिसको कहीं कहीं पर नर्सरी के नाम से भी जाना जाता है, वह पहली कक्षा से 2 वर्ष पूर्व पिछली 2 कक्षा के लिए और अधिकतम 12वीं कक्षा तक के लिए ही इस आयु सीमा में अगर रहता है तो वह इस सीए के लिए और हॉस्टल सब्सिडी के लिए एलिजिबल है, पात्र है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि दिव्यांग संतानों के लिए क्या विशेष प्रावधान सरकार के द्वारा रखे गए हैं, तो अब उसके ऊपर बात करने का समय आ गया है। दोस्तों, दिव्यांग ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनकी कोई भी संतान दिव्यांग है, उस स्थिति में जो आपको सीए की राशि मिलती है वो सीधी सीधी डबल हो जाएगी। जैसे आपको सीए में पहले 2250 रुपये प्रतिमाह मिल रही थी, वह दुगनी होकर के 4,500 रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान की जाएगी।
यदि इसे सरल शब्दों में कहा जाए तो 4,500 प्रतिमाह गुणा 12 माह, जो कि एक सत्र में 12 माह होते हैं, इसलिए 12 माह, और ये कुल राशि होती है 54,000 की। अर्थात यदि किसी सरकारी कर्मचारी का कोई संतान, पुत्र या पुत्री दिव्यांग की श्रेणी में आता है तो उसको 1 साल के लिए 54,000 रुपए की राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। दूसरा, दिव्यांग बच्चों के लिए आयु सीमा में 22 वर्ष निर्धारित की गई है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी के पुत्र की अधिकतम आयु 20 वर्ष है तो वो 20 वर्ष की स्थिति में ज्यादा होने पर या कक्षा 12वीं, दोनों में से जो भी न्यूनतम होगी उसी के लिए यह अलाउंस के लिए वो पात्र है। इस कंडीशन में दिव्यांग बच्चा होने पर उसमें 2 साल की और आपको छूट दी गई है, मतलब उस 20 साल को बढ़ा करके 22 साल कर दिया गया है। दोस्तों, वीडियो को लगातार देखते रहें और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और वीडियो के अंत में आपकी जो भी कोई क्वेरीज है, कोई सवाल है, कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करें। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में काफ़ी लोगों ने यह कमेंट किया था कि जो मैं ये वीडियो बनाता हूँ इसको हिंदी भाषा में रखा जाए, तो जिससे आपको समझाने में और उनको समझने में भी काफ़ी सरलता हो। तो काफ़ी प्रयासों के बाद मैंने इसको हिंदी में तैयार किया है। तो चलिए बात करते हैं कि इस भत्ते के लिए सरकार ने क्या क्या शर्तें रखी हैं। तो उसमें सबसे पहली शर्त, जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, कि छात्रावास परिदान और शिक्षा संतान भत्ता पहली कक्षा अर्थात पहली कक्षा नर्सरी और पहली कक्षा से 2 साल पहले से लेकर के कक्षा 12वीं तक ही लागू होगी। परंतु ऐसे कई राज्य हैं जहां पर कक्षा 10वीं तक पढ़ाया जाता है और कक्षा 11वीं और 12वीं में विश्वविद्यालयों के द्वारा पढ़ाया जाता है। इसलिए सरकार ने इसमें स्पष्ट किया है कि ऐसे कनिष्ठ विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय भी इसमें शामिल हैं जिसमें कक्षा 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। आगे चलते हैं। किसी भी सरकारी सेवक को छात्रावास परिदान एवं सीए की प्रतिपूर्ति वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पश्चात ही एक बार की जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले इसमें बताया था कि जो दर रखी गई है वो तो मासिक रूप से है, लेकिन जो कुल राशि है वो आपको शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के पश्चात एक मुश्त एक बार में ही सरकार के द्वारा की जाएगी। छात्रावास परिदान एवं संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति का संतान की कक्षा में उसके कार्य निष्पादन से कोई संबंध नहीं है। अन्य शब्दों में कहें तो यदि संतान किसी कक्षा विशेष में अनुत्तीर्ण हो जाता है और उसके छात्रावास परिदान एवं संतान शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति नहीं रोकी जाएगी। मतलब मान लीजिए यदि किसी सरकारी सेवक, सरकारी कर्मचारी का पुत्र पढ़ने में उतना तेज नहीं है, उसका दिमाग ज़्यादा नहीं चलता है और वो किसी कक्षा में फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी उसके सीए और हॉस्टल सब्सिडी का अमाउंट सरकार के द्वारा, किसी कार्यालय के द्वारा नहीं रोका जाएगा, उसकी प्रतिपूर्ति जारी रहेगी। लेकिन इसमें भी एक नियम है। यदि मान लीजिए आपका बच्चा कक्षा 12वीं में, कक्षा 11वीं में फेल हो जाता है और उसी क्लास में जाकर के किसी अन्य विद्यालय में उसका एडमिशन करवा देते हैं, तो उस कंडीशन में आपको केवल एक बार ही यह राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर हॉस्टल सब्सिडी के लिए एक महत्वपूर्ण नियम भी सरकार ने तय किया है, जिसके अंतर्गत कोई भी सरकारी सेवक, सरकारी कर्मचारी ने अपने सेवा दस्तावेजों में जहां का निवास स्थान अंकित किया है उस स्थान की दूरी और छात्रावास की दूरी से कम 50 किलोमीटर की दूरी के न्यूनतम होनी चाहिए। अगर वह दूरी से ज्यादा है तो उस कंडीशन में आपको छात्रावास परिदान भत्ता लेने में काफी कठिनाई हो सकती है। आगे बात करते हैं। उक्त भत्ते की प्रतिपूर्ति सरकारी सेवक को दावा की गई अवधि वर्ष के लिए संस्था के प्रधान के द्वारा जारी प्रमाण पत्र किया जाना चाहिए और इस प्रमाण पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि बच्चे ने पिछले शैक्षणिक सत्र में उस विद्यालय में अध्ययन किया है। यदि किसी कारणवश ऐसा प्रमाण पत्र विद्यालय द्वारा जारी करने में सक्षम नहीं है तो ऐसी स्थिति में सरकारी सेवक, सरकारी कर्मचारी अपने बच्चे के रिपोर्ट कार्ड का और उसने जो स्कूल की शुल्क, जो चार्जेस, जो एडमिशन फीस वगैरह जमा किया है उसको स्व हस्ताक्षरित करके कार्यालय में जमा करता है तो उसको भी इसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी। सरल शब्दों में कहें
यदि मान लीजिए किसी स्कूल में आप जाते हैं, वो कहता है हमें इस नियम की जानकारी नहीं, इस फॉर्म में हम साइन नहीं करेंगे, तो उस कंडीशन में भी सरकार ने नियम को सरल बनाते हुए सीधा ये कह दिया है कि वह रिपोर्ट कार्ड, चूंकि अगर आपका बच्चा स्कूल में पूरा पढ़ाई करेगा तभी उसको रिपोर्ट कार्ड मिलता है, और पूरे 12 महीने की जो फीस है उसकी जो रसीदें हैं, अगर वो आप अपने साइन मार करके फोटोकॉपी करा करके कार्यालय में देते हैं तो भी आपको इस भत्ते की प्रतिपूर्ति कार्यालय के द्वारा जरूर की जाएगी। जैसा कि मैं आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूं कि छात्रावास परिदान और सीए लेने के लिए आपको संबंधित संस्थान से एक प्रमाण पत्र लाना होगा जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित हो कि बच्चा पिछले शैक्षणिक सत्र में पूरे सत्र आपके यहाँ पर अध्ययन किया है। और हॉस्टल सब्सिडी की स्थिति में उसमें आपको यह भी अंकित करवाना होगा कि बच्चा शारीरिक रूप से वहाँ पर ठहरा हुआ है, वहाँ पे खाना खा चुका है, और उसका इत्यादि का जो व्यय है उसका भी विवरण उसमें अंकित होना चाहिए। दोस्तों, ऐसी स्थिति में ना मिल पाने पर आप जो है वहाँ पे जो आपने भुगतान किया है उसकी रसीदें एवं साल में मिलने वाले रिपोर्ट कार्ड इत्यादि की प्रति को सत्यापित कर कार्यालय में जमा कर सकते हैं, जिसमें आपको 6,750 रुपये प्रतिमाह की राशि का भुगतान किया जाएगा, और कार्यालय इस राशि का भुगतान आपको शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के अंत में ही करेगा। और अब नजर डालते हैं इस भत्ते की कुछ मुख्य विशेषताओं पर, जैसे कि ये दोनों जो अलाउंसेस हैं सीए और हॉस्टल सब्सिडी, यदि मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी का डीए 50% से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में ये दोनों ही अलाउंस 25-25% अपने आप ही बढ़ जाएंगे। इसके लिए कोई अलग से प्रावधान करने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पे कहें तो जैसे आपका सीए का जो अमाउंट है जो प्रतिमाह आपको मिलता है 2250 रुपये, उसमें अगर आपके 25% की वृद्धि होती है 50% डीए होने की स्थिति में, तो वह 562 रुपये प्रतिमाह आपका बढ़ेगा, जो कि सालाना 27,000 रुपये का 25% अर्थात 6,750 रुपये एक सत्र के आपके बढ़ जाएंगे, और उस स्थिति में कुल राशि आपको 33,750 मतलब कि 33,750 रुपये प्रति शैक्षणिक वर्ष आपको दी जाएगी। और अगर आप यहाँ बात करें हॉस्टल सब्सिडी की, तो हॉस्टल सब्सिडी जो कि आपको 6,750 रुपये प्रतिमाह मिलती है, और उसका 50% डीए होने की स्थिति में 1,687 रुपये 50 पैसे होगा, और एक शैक्षणिक सत्र का 81,000 का 25% होगा 20,250, अर्थात हॉस्टल सब्सिडी आपको 1,01,250 रुपये प्रति शैक्षणिक वर्ष आपको प्रदान की जाएगी। आगे बात करते हैं छात्रावास परिदान एवं सीए का दावा साथ साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब अगर कोई सरकारी कर्मचारी यदि चाहता है कि मैं दोनों ही चीज़ों को एक साथ प्रस्तुत करूं, तो वह उनको दोनों को एक साथ भी प्रस्तुत कर सकता है, जिसका भुगतान उसको समयानुसार सत्र के बाद में प्रदान किया जाएगा। पत्राचार एवं दूरस्थ शिक्षण के माध्यम से भी अध्ययन करने वाले छात्रों को उक्त भत्ते का लाभ दिया जाए। दोस्तों, तो क्या आप जानते हैं कि केवल रेगुलर क्लास जाने वाले को ही इसका फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि अगर आपका बच्चा घर में रहकर डिस्टेंस एजुकेशन या करस्पॉन्डेंस से पढ़ाई करता है, जो कि NIOS इग्नो चलाती है, तो भी आप उस स्थिति में भी सीए का क्लेम ले सकते हैं। नर्सरी, प्राइमरी और मिडिल स्तर की शिक्षा पर किसी प्रकार की बोर्ड का निर्धारण नहीं होने के कारण अन्यत्र प्रतिपूर्ति प्रदान की जा सकती है। इसका अर्थ यहाँ पे यह है कि जैसा नर्सरी, प्राइमरी, मिडिल, यानी कि सरल शब्दों में कहें तो UKG, LKG किसी भी संस्था के द्वारा पंजीकृत नहीं होते हैं, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही। तो इस स्थिति में अगर आप इसकी प्रतिपूर्ति चाहते हैं तो किसी भी प्राइमरी स्कूल से आप अगर वहाँ के प्रधानाचार्य से प्रोफार्मा को साइन करवा करके कार्यालय में देते हैं, तो उसका भी प्रतिपूर्ति आपको 101% दी जाएगी। और यहाँ पर एक विशेष प्रावधान उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो कि नेपाल, भूटान इत्यादि के नागरिक हैं, और वह किसी भी भारत सरकार के उपक्रम में किसी भी कार्यालय में कार्यरत हैं। तो ऐसे कंडीशन में यदि उनका लड़का पैतृक स्थान पर रह करके यानी कि भूटान और नेपाल में रह करके पढ़ाई करता है, तो भी उनको सीए का प्रावधान सरकार के द्वारा रखा गया है। बशर्त इसमें यह है कि उस स्थिति में सरकारी कर्मचारी को वहाँ के इंडियन मिशन से यह प्रमाण पत्र लाना आवश्यक होगा
कि उनकी संतान, शैक्षणिक संतान जो है, जिस शैक्षणिक संस्थान में पढ़ाई कर रही है, उसको सरकार के द्वारा मान्यता दी गई है और वह संस्थान उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी और कैसा लगा ये पूरा वीडियो? मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि आपको इसमें बहुत मदद मिली होगी। और दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल, स्पष्टीकरण या कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि आगे की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। और अब आगे आपको मैं इस संबंध में जो सरकार के DOPT के द्वारा जो कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है उसकी कुछ झलक दिखाना चाहूँगा, तो बने रहे वीडियो पर। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जानकारी का पूरा लाभ उठाएं और ऐसे सरकारी कर्मचारी जो आपके निकटतम रहते हैं और उनको इसकी जानकारी नहीं है तो उनको भी ज़रूर बताएं। और यदि आपको इस संबंध में किसी प्रकार के कार्यालय पत्र की, नोटिफिकेशन की आवश्यकता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके सभी लिंक दे दिए हैं, तो आप जिस भाषा में चाहें उस पत्र को वहाँ से सीधा लोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहें गवर्नमेंट गुरुजी पर और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें ताकि उनको भी ये जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।